नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज इस पेपर के बारे में चर्चा करेंगे, वो है आपके वरिष्ठ अध्यापक यानी सेकंड ग्रेड का। लेकिन विशेष शिक्षा जो टीएसपी है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड परीक्षा 2018, वैकेंसी 18 की है। एग्ज़ाम हुआ था आपके सामने 3 जुलाई 2019 को। देखते हैं इसके अंदर राजस्थान जीके और विश्व जीके से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन आए थे। और दूसरी विशेष बात, आप कह रहे थे कि सर ये जो आप पेपर करा रहे हैं इनकी पीडीएफ भी हमें दीजिए। आप थोड़ा सा वेट कीजिए, आपके लिए एक राजस्थान जीके की ऐसी बुक तैयार हो रही है जिसके अंदर जितने भी आज तक पेपर हुए हैं सारे के सारे उस बुक में आपको मिलेंगे, और वो भी टॉपिक वाइज। कहने का मतलब एक एक पेपर जो आरएसएसबी बोर्ड या आरपीसी द्वारा करवाया गया है उन पेपर को टाइप करके और प्रत्येक प्रश्न के पीछे बहुत शानदार ढंग से व्याख्या लिखी हुई एक बहुत जल्द आपके सामने बुक आएगी। तो शुरू करते हैं इसके बारे में। वरिष्ठ अध्यापक विषय शिक्षा टीएसपी माध्यमिक शिक्षा परीक्षा, वैकेंसी 18 की है। एग्जाम हुआ था आपके 3 जुलाई 2019 को। देखते हैं राजस्थान जीके के कौन कौन से क्वेश्चन आए। एक एक क्वेश्चन बड़े आराम से ध्यानपूर्वक देखिएगा। ये लीजिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके सामने, लोक देवता गोगाजी किस शासक के समकालीन थे? लोक देवता गोगाजी किस शासक के समकालीन थे? ऑप्शन है आपके सामने, महमूद गजनी, मोहम्मद गोरी, इल्तुतमिश या फिर अलाउद्दीन खिलजी। सिंपल सी बात है, आप सब जानते हैं कि लोक देवता जो गोगाजी है इनको एक उपाधि है, वो है जहार पीर की। और जहार पीर की गोगाजी को उपाधि देने वाले कौन थे? तो याद रखिए, महमूद गजनवी। कौन थे? महमूद गजनवी। तो सिंपल सी बात है, गोगाजी किस शासक के समकालीन? महमूद गजनी या गजनवी। जहार पीर का अर्थ होता है साक्षात देवता। गजनवी ने गोगाजी को क्या कहा था? साक्षात देवता, यानी कि जहार पीर। याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी, महमूद गजनवी। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने पूछा जा रहा है, मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? बहुत ही शानदार क्वेश्चन, कि जब मीरा ने चित्तौड़ का परित्याग किया था उस समय चित्तौड़ यानी मेवाड़ के शासक कौन थे? देखिए, मीरा आप सब जानते हैं, संत मीरा, जिनके बचपन का नाम पेमल, जिनका जन्म 1498 ईस्वी के अंदर कुड़की ग्राम पाली में हुआ, जिनका विवाह आप सब जानते हैं, इनके पति का नाम था भोजराज। कौन थे? भोजराज। भोजराज कौन है? तो याद रखिएगा, सांगा का पुत्र। सांगा का पुत्र, ठीक है। अब यहां क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है कि मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि मीरा द्वारा चित्तौड़ का परित्याग कब किया गया था। तो याद रखिएगा 1533 में। और अगले ही साल आपको पता होगा चित्तौड़ पर अटैक हुआ था गुजरात के बहादुर शाह का। तो इस समय शासक कौन थे? आप कहेंगे सर इस समय शासक थे विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। कितनी गहरे से पूछा हुआ क्वेश्चन है देखिए, कि मीरा द्वारा चित्तौड़ परित्याग के समय मेवाड़ का शासक कौन था? तो याद रखिए विक्रमादित्य। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 3। क्या पूछा जा रहा है देखिए, एक एक क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। पूछा जा रहा है, किस दुर्ग में जोर नहीं हुआ था? ऐसा कौन सा दुर्ग है जहां पर जोहर नहीं हुआ? देखिए, जालोर के अंदर तो हुआ था आपके 1311 ईस्वी में। अब गागरोन की बात है तो आप सब जानते हैं, गागरोन के अंदर आपके 1423 और 1444 दो बार हो रखा है। शिवाना के अंदर हो रखा है 1308 में। मतलब जहां पर नहीं हुआ है वो है आपके जयगढ़ दुर्ग, जो है आपके जयपुर में। और ऐसे पूछ लेता ना
कि राजस्थान का वह किला जहां पर सर्वाधिक जोहर हुए हैं, तो सर्वाधिक जोहर वाला है आपके चित्तौड़। कौन सा है? चित्तौड़। इसीलिए आज भी यहां पर जोहर मेला भरता है चित्तौड़ जिले में, याद रखिएगा। ठीक है। और ऐसे पूछता कि राजस्थान का वह जिला जहां पर अर्धशाखा हुआ है, तो भी याद रखिएगा जैसलमेर 1550 में। ठीक है। तो जोहर और शाकों से बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। क्या पूछा जा रहा है देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है, किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन। किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित हैं? वो जो शैली है वो है आपके जयपुर। कौन सी है? याद रखिएगा जयपुर, ऑप्शन नंबर 4। और वैसे देखिए, आप सब जानते होंगे कि चेचक की देवी किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे शीतला माता। और शीतला माता का जो मंदिर है वो कहाँ पर बना है, तो याद रखिएगा चाकसू जयपुर। चाकसू जयपुर। क्लियर। और जयपुर चित्रकला का सबसे शानदार क्वेश्चन है ये, कि किस चित्रकला शैली में पुरुषों के चेहरों पर चोट व चेचक के दाग प्रदर्शित है? याद रखिएगा जयपुर, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5। क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है, परबतसर का मेला किस लोक देवता की स्मृति में आयोजित होता है? देखिए, आप सब जानते हैं कि 2 स्थान तो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक तो है परबतसर और एक है आपके तिलवाड़ा। परबतसर के अंदर तो लगता है वीर तेजाजी पशु मेला, वीर तेजाजी पशु मेला। और तिलवाड़ा जो बाड़मेर के अंदर है, यहाँ पर जो मेला भरता है वो है राव मलिनाथ पशु मेला। राव मलिनाथ पशु मेला, याद रखिएगा। तिलवाड़ा कहाँ पर है? बाड़मेर के अंदर। और परबतसर कहाँ पर है? याद रखिएगा नागौर में। ये अक्सर 2 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो परबतसर के अंदर वीर तेजाजी पशु मेला, जबकि तिलवाड़ा के अंदर राव मलिनाथ पशु मेला। ये जो राव मलिनाथ पशु मेला है, ये आपके राज्य का सबसे प्राचीन पशु मेला है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 6। क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन सा पुरुषों का आभूषण है? ऐसा कौन सा आभूषण है जो पुरुषों का है? छेलकड़ी, नेवरी, पोत या सरी। अब इसमें पूछा जा रहा है इनमें से कौन सा पुरुषों का आभूषण है, तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, छेलकड़ी। ये कौन पहनते हैं? पुरुष। क्वेश्चन नंबर देखिए 7 पूछा जा रहा है आपको, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? छेड़े, छेड़े किस अवसर पर गाए जाते हैं? शिशु मृत्यु, जागरण, वधु आगमन या फसल कटाई। तो साथी, छेड़े जिस अवसर पर गाए जाते हैं वो है आपके शिशु मृत्यु पर। किस पे? शिशु मृत्यु पर क्या गाए जाते हैं, तो याद रखिएगा छेड़े। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 8। क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 आपसे पूछा जा रहा है, राजकुमारी मुम्मल, मुम्मल और महेंद्र आपने नाम सुना होगा, मुम्मल और महेंद्र। लव स्टोरी आप जानते ही हैं। राजकुमारी मुम्मल किस स्थान से संबंधित थी, तो याद रखिएगा राजकुमारी जो मुम्मल है वो है आपके लोदरवा की राजकुमारी। लोदरवा कहाँ पर है, तो याद रखिएगा जैसलमेर में। देखिए, कुछ राजकुमारियां हैं जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। जैसे जैसलमेर की राजकुमारी पूछे तो याद रखिएगा उम्मा दे, इतिहास में रूठी रानी थी ना वो। लोदरवा की राजकुमारी पूछे तो याद रखिएगा मुम्मल। किशनगढ़ की राजकुमारी पूछे तो याद रखिएगा चारुमती। उदयपुर की राजकुमारी पूछे तो याद रखिएगा कृष्णा कुमारी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर के अंदर 1 लाइनर पूछता है। जैसे देखिए, राजकुमारी मुम्मल का संबंध लोदरवा से। क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने है 9। क्या पूछा जा रहा है? देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने, एक तरफ नदियां हैं और एक तरफ सहायक नदियां हैं और आपको मिलान करना है।
लेकिन नदियां इस बार सारी की सारी भारत की दे रखी है। कह रहा है मिलान करना है। देखिए, गोदावरी, नर्मदा, कृष्णा, कावेरी, इन सभी की सामने सहायक नदियां हैं, मिलान करना है। देखिए, गोदावरी की जो सहायक नदी है वो है आपके मंजीरा। कौन सी है? मंजीरा। नर्मदा की जो सहायक नदी है वो है आपके कोलार। कृष्णा की जो सहायक नदी है वो है घाट प्रभा। और कावेरी की जो है वो है आपके अमरावती। कौन है? अमरावती। तो गोदावरी के अंदर है मंजीरा, ए में 3, जिसमें नहीं है उसको काट दो, ए के अंदर 3। फिर है नर्मदा में कोलार, 2 के अंदर 4, 2 के अंदर 4, एक ही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10। क्या पूछा जा रहा है? देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। एक तरफ कुछ महाद्वीप हैं और एक तरफ उनके अन्य नाम हैं। एक तरफ महाद्वीप और एक तरफ अन्य नाम, और कह रहा है मिलान करो। देखिए, मिलान करो। सबसे पहले तो आप वो ढूंढिए जो आप जानते हैं। सबसे पहले तो वही ढूंढना है जो आपको आता है। आप कहेंगे सर ऐसा महाद्वीप जहां पर केवल साइंटिस्ट लोग जाते हैं रिसर्च करने के लिए, जिसे विश्व की प्रयोगशाला कहा जाता है, जिसे विश्व की प्रयोगशाला कहा जाता है, वो है अंटार्कटिका। मतलब बी के अंदर 4 है, और आप इसमें देख लीजिए बी के अंदर 4 केवल एक में ही है, मतलब काम यही हो गया। ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट आंसर। फिर भी हम देख लेते हैं। अब तो क्या देखना है? ऑस्ट्रेलिया जो है वो है आपके अद्भुत वनस्पति वे पशुओं का अजायब घर। अफ्रीका जो है, अंटार्कटिका तो हो ही गया, विश्व की क्या है? प्रयोगशाला। अफ्रीका जो है आप सब जानते हैं अंध महाद्वीप, यानी कि अंधेरा महाद्वीप जिसे कहा जाता है। और बचा एशिया, तो ये है आपके सभ्यता का पालना। कितने अच्छे! एक तरफ महाद्वीप दिए, एक तरफ उनके अन्य नाम, और कहा मिलान कीजिए। तो विश्व की प्रयोगशाला जिस महाद्वीप को कहा जाता है वो है आपके अंटार्कटिका, क्योंकि पानी से गिरा हुआ है, लोग साइंटिस्ट ही जाते हैं और वहाँ पर रिसर्च वगैरह करते हैं। ऑस्ट्रेलिया अद्भुत वनस्पति व पशुओं का अजायब घर। अफ्रीका है आपके अंध महाद्वीप यानी अंधेरा महाद्वीप, और एशिया है आपके सभ्यता का पालना। चलिए, तो सेकंड ग्रेड वाले थोड़ा सा ध्यान दें, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे आते हैं इस लेवल के, और बाकी प्रत्येक एग्जाम में भी आते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट। कौन सा? वो देखिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने और पूछा जा रहा है आपको, ये लीजिए भाई क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11। क्या पूछा जा रहा है? देखिए, क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या 2011 में सर्वाधिक है? अब देखिए, 2011 के अनुसार यदि सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों की हम बात करें तो सबसे टॉप पर तो है चीन। चीन के बाद है आपके भारत, और भारत के बाद में है यूएसए। लेकिन आप कहेंगे सर यहाँ पर पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किस देश की जनसंख्या 2011 के अनुसार सर्वाधिक है, लेकिन यहाँ पर तो ऑप्शन में नहीं है। भाई देखिए, ऑप्शन क्या है? पहला ब्राजील, फिर है आपके बांग्लादेश, जापान, और क्या है? जर्मनी। लेकिन सर्वाधिक चीन, 2 नंबर पर है भारत, तीसरे पर है यूएसए, 4 नंबर पर है आपके इंडोनेशिया, 5 नंबर पर है आपके पाकिस्तान, और 6 नंबर पर है आपके ब्राजील, और 7वें नंबर पर है आपके बांग्लादेश। तो मतलब टॉप 10 तो याद होने ही चाहिए, क्योंकि तभी ये क्वेश्चन होगा। क्योंकि यहां पर तो पूछ लिया कि निम्नलिखित, मतलब जो ऑप्शन दे रखे हैं उनमें सर्वाधिक जनसंख्या किस देश की है। बाकी सबसे टॉप पर चीन है, 2 नंबर पर भारत है, 3 पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, 4 पर इंडोनेशिया है, 5 पर पाकिस्तान है, और 6 पर कौन है? ब्राजील। और आप देखेंगे इसमें ऑप्शन आ रहा है ब्राजील, तो ब्राजील के अंदर सर्वाधिक। इसके बाद में ऑप्शन के अकॉर्डिंग बांग्लादेश। ठीक है, तो यहां पर ब्राजील याद रखिए। अगला देखिएगा, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 12।
क्या पूछ रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 आपको पूछा जा रहा है, एक तरफ महासागर है और एक तरफ सीमावर्ती सागर है, मतलब कौन से महासागर में कौन सा सागर है ये पूछ रहा है। तो पहला तो है दक्षिण प्रांत के अंदर सुल्लू सागर, ये सही है। उत्तरी अंटार्कटिका के अंदर सार्गोसा सागर है, ये भी सही है। आर्कटिक महासागर यानी कि कारा सागर, ये भी ठीक है। उत्तरी प्रशांत में कोरेल सागर, जी नहीं, सुल्लू सागर हो चाहे कोरेल सागर, ये आएगा आपके दक्षिण प्रशांत में, उत्तर प्रशांत में नहीं आएगा। मतलब जो असंगत है वो है आपके ऑप्शन नंबर 4। कौन सा है? 4, याद रखिएगा। चलिए आगे, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13। क्या पूछा जा रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 आपसे पूछा जा रहा है, एशिया और उत्तरी अमेरिका को, एशिया और उत्तरी अमेरिका को संयुक्त करने वाला जल डमरू कौन है? जैसे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि पाक जल डमरू मध्य ये किन दो देशों के मध्य? जैसे यहां पूछा जा रहा है ना कि एशिया और उत्तरी अमेरिका, तो एशिया और उत्तरी अमेरिका को संयुक्त करने वाला जो है वो है बेरिंग जल डमरू। आप बताइएगा पाक जल डमरू। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन नंबर है आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 14। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 14। देखिए पूछा जा रहा है आपको, क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से बड़ा और अंटार्कटिका से छोटा है? मतलब यहाँ ऑप्शन के अंदर आपको उस महाद्वीप का चयन करना है जो ऑस्ट्रेलिया से तो बड़ा है लेकिन अंटार्कटिका से क्या है, वो छोटा है। बताइए। चलिए कोई नहीं, क्रम देख लीजिए पूरा तो आपके दिमाग में बिल्कुल आ जाएगा। देखिए जैसे सबसे बड़ा आपके एशिया, फिर है आपके अफ्रीका, फिर है आपके उत्तरी अमेरिका, फिर है आपके दक्षिण अमेरिका, फिर है आपके ये अंटार्कटिका, फिर है आपके यूरोप और फिर है आपके ऑस्ट्रेलिया। ये लीजिए, 7 ही तो महाद्वीप है और क्षेत्रफल के आधार पर उनका क्रम ये है। सबसे बड़ा एशिया, फिर है नंबर 2 अफ्रीका, फिर है उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया। अब क्या पूछ रहा है? पूछ रहा है क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया से बड़ा है? मतलब ऑस्ट्रेलिया से तो सारे बड़े हैं और अंटार्कटिका से छोटा है। अंटार्कटिका से ये तो सारे बड़े हैं लेकिन अंटार्कटिक से जो छोटा है वो है यूरोप और ऑस्ट्रेलिया से बड़ा भी कौन सा है? यूरोप। पूछने का तरीका देखिए, ऑस्ट्रेलिया से बड़ा और अंटार्कटिका से छोटा कौन सा है? आप कहेंगे सर यूरोप। ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। तो ऐसे भी पूछता है, याद रखिएगा एग्जामिनर। ठीक है, क्लियर। ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 15। क्या पूछा जा रहा है देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? ऐसा कौन सा है जो सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? निम्बाहेड़ा, मोडक, ब्यावर और गड्ढेपान। तो आप सब जानते हैं कि सर ये जो गड्ढेपान है ये है आपके डीएपी के लिए, डाई अमोनियम फास्फेट। ऑप्शन नंबर सी। और ये कहाँ पर है गड्ढेपान? तो कोटा। ये सीमेंट के लिए नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, ये डीएपी के लिए है, खाद के लिए, उर्वरक खाद। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 16। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है, मिनामाटा खाड़ी में प्रदूषण का क्या कारण था? मतलब जापान का क्षेत्र मिनीमाता में प्रदूषण का प्रमुख कारण क्या था? तो याद रखिएगा पारा।
क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, पारा। और आप सब जानते हैं कि इस वजह से प्रदूषण हुआ और ये बहुत ज़्यादा चर्चा का विषय भी रहा था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 17, करंट की बात है, ये समझ लीजिए आप। और क्वेश्चन नंबर 17 तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन इतने एग्जामों में पूछ लिया, आपको खुद को पता है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा ग्रामीण जिला है जिसका लिंगानुपात 1000 से अधिक है, और वो भी 2011 के अनुसार। क्योंकि राजस्थान का वह जिला जिसका सर्वाधिक लिंगानुपात है वो भी डूंगरपुर है, और वो भी 994 है। लेकिन राजस्थान का एकमात्र ऐसा ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला जिसका लिंगानुपात 1000 से अधिक है वो है पाली 1003। इसीलिए क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है, राजस्थान का एकमात्र ऐसा है ये ग्रामीण जनसंख्या जिसका लिंगानुपात 1000 से अधिक है, वो है पाली, याद रखिएगा 1003 लिंगानुपात। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, पूछा जा रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है? बकरी की है बरबारी, गोवंश है नाली, भेड़ है जैसलमेरी, भैंस है भदावरी। यहाँ पर पूछ रहा है कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए ये जो नाली है ना, ये गोवंश यानी कि गाय की नस्ल नहीं है, ये भेड़ की नस्ल है। और ये जो नाली नामक भेड़ की नस्ल है ये आपके पाई जाती है हनुमानगढ़ और श्री गंगानगर क्षेत्र में। राजस्थान के उत्तरी भाग में भेड़ की नस्ल है जिसका नाम क्या है? नाली। ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर? क्वेश्चन नंबर देखिए आपके सामने है 19। पूछा जा रहा है आपको, अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च शिखर है? अच्छा, 4 चोटियां दे रखी है और आपको पूछ रहा है अरावली पर्वत श्रेणी के निम्नलिखित शिखरों में से कौन सा सर्वोच्च है। नाहरगढ़ की बात करते हैं तो इसकी ऊंचाई आपको 700 मीटर के आसपास मिलती है। ठीक है, सज्जनगढ़ की यदि आप बात करते हैं तो 934 भी मिलती है और 938 भी मिलती है। ठीक है, तारागढ़ की ऊंचाई 873 मीटर है, लेकिन कुंभलगढ़ की जो ऊंचाई है वो है 1224 मीटर। मतलब इनमें जो सर्वोच्च है वो है आपके कुंभलगढ़। ऑप्शन नंबर 3 इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर? 1224, 12 का डबल 24 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। बाकी आजकल तो आपको पता ही है चोटियों से क्वेश्चन वही पूछता है, 4 चोटियां देता है और पूछता है निम्न में से दी गई चोटियों का आरोही या अवरोही क्रम है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 20। क्या पूछा जा रहा है? एक तरफ कुछ पर्यटन स्थल दे रखे हैं और एक तरफ वो कहाँ पर है ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, एक तरफ पर्यटन स्थल है और एक तरफ वो कहाँ पर है ये पूछ रहा है। जैसे 84 खम्भों की छतरी कहाँ पर है, तो आप कहेंगे सर 84 खम्भों की जो छतरी है वो है आपके बूंदी में। कहाँ पर है ये? बूंदी में, मतलब एक के अंदर 4 है। ठीक है, फिर है दौलत बाग। अब सिंपल सी बात है, दौलत बाग कहाँ पर है? आप कहेंगे सर ये तो आना सागर झील के पास अजमेर में है। ठीक है, लालगढ़ कहाँ पर है? मतलब बीकानेर में। और जग मंदिर कहाँ पर है? उदयपुर में। 84 खम्भों की छतरी बूंदी में, ठीक है, एक में 4, दौलत बाग अजमेर में, ठीक है, लालगढ़ बीकानेर में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। और जग मंदिर कहाँ है? उदयपुर में। अगला देखिए, अगला क्या क्वेश्चन है? इस प्रकार क्वेश्चन आते ही आपको पता है एक तरफ पर्यटन देकर पूछ लेता है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 21। देखिए क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 क्या पूछ रहा है? देखिएगा, ये रहा। चलो यही कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पूछ रहा है भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से भूमंडलीकरण के परिणाम हैं। भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसमें ऐसे कौन कौन से हैं जो भूमंडलीकरण के परिणाम हैं। पहला ऑप्शन है नई व्यापार व औद्योगिक नीति, बिल्कुल है, नए व्यापार लगाएंगे ना, और औद्योगिक नीति। नई बैंकिंग व वित्त नीतियाँ, बिल्कुल ये भी है। श्रम बाजार सुधार, बिल्कुल ये भी है। राजस्व और राजकोषीय सुधार, मतलब ये भी है।
सारे ही हैं 21 में, तो ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। अच्छा, चौथा ऑप्शन कहाँ है वो भी देख लेते हैं, उसमें क्या दे रखा है, ए बी सी डी, बिल्कुल ये सारे ही हैं। तो भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन कौन से भूमंडलीकरण के परिणाम हैं, तो सारे ही हैं भाई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए 22 आपके सामने क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है आपको, दे लीजिए, देखिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी जेट स्ट्रीम की चारित्रिक विशेषता है। ऑप्शन 1, 9 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रभावशाली बहाव, बिल्कुल सही है, जेट स्ट्रीम तेज हवाएं। ऑप्शन नंबर बी क्या कह रहा है, भूविक्षेपी पवनों के विसरा पर बैंड, बिल्कुल सही है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी क्या कह रहा है, अनियमित एवं ऋतुवत विस्थापन का प्रदर्शन, बिल्कुल ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी, 300 से 400 मीटर प्रति घंटा की गति से चलती है तथा भारतीय मानसून को प्रभावित करती है, जी नहीं, डी नहीं है, ए बी और सी ये तीनों सही है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज ए करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, ये ज्योग्राफी के क्वेश्चन है आपके सेकंड ग्रेड के लिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 23, क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 23, पूछा जा रहा है भारतीय मानसून के वार्षिक चक्रण हेतु भूमि तथा सागरीय भागों के गर्म होने की विभिन्न दरों पर आधारित तापीय संकल्पना किसने दी थी, बताइएगा। भारतीय मानसून के वार्षिक चक्रण हेतु भूमि तथा सागरीय भागों के गर्म होने की विभिन्न दरों पर आधारित तापीय संकल्पना किसने दी थी, तो याद रखिए ये है आपकी ई हेली, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 24, क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 24। एक तरफ उद्योग हैं और एक तरफ आपके ये बताना है कौन सा उद्योग कहाँ पर स्थित है, बताइए। देखिए सूती वस्त्र उद्योग कहाँ पर है, डीडवाना, गुलाबपुरा, भिवाड़ी या मकराना। अब सूती वस्त्र उद्योग की बात करते हैं तो ये है आपके गुलाबपुरा, जो आपके कहाँ पर है, भीलवाड़ा में। ठीक है, फिर है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, नमक उद्योग, संगमरमर उद्योग। अब सिंपल सी बात है, आप कहेंगे सर संगमरमर उद्योग को तो मिला दीजिए मकराना, ये है आपके नागौर, सफ़ेद संगमरमर के लिए ना। नमक उद्योग को मिला दीजिए आप डायरेक्ट कहाँ से, डीडवाना, नागौर से। और जो बचा है वो है आपके इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग, मतलब भिवाड़ी, और भिवाड़ी कहाँ पर है, अलवर में। तो ऐसे क्वेश्चन, एक तरफ उद्योग दे दिए और एक तरफ स्थान पूछ लिया। सूती वस्त्र उद्योग गुलाबपुरा, भिलवाड़ा, एक के अंदर 2 है, एक के अंदर 2 है, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। क्लियर, लीजिए सेशन का अंतिम क्वेश्चन, यही महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे आपके। एक तरफ है आपके पर्यटन की प्रकृति और एक तरफ है पर्यटन केंद्र। क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए, एक तरफ पर्यटन की प्रकृति दी है और एक तरफ दिया है आपके पर्यटन केंद्र, कि कौन सा पर्यटन केंद्र किस प्रकार का है, ये मिलान करना है। शायद इससे शानदार क्वेश्चन आज के सेशन का नहीं हो सकता। और एक वो मीरावाड़ा, दोनों बहुत अच्छे क्वेश्चन थे। अब आपको ये मिलान करना है, सच सच बताइएगा, आराम से मिलान करना है। ठीक है, एक तरफ ये स्थल हैं, आपको ये बताने हैं कि ये स्थल कौन सी श्रेणी के हैं। सबसे पहले वो ढूंढो जो आपको आता है, कोई दिक्कत नहीं है, सबसे पहले वो ढूंढना है जो आपको आता है। ठीक है, देखिए इसमें से ऐतिहासिक पर्यटक कौन सा है, ताल छापर एक अभयारण्य है, देलवाड़ा जैन मंदिर है, गणेश्वर एक पुरातात्विक स्थल है, जबकि रणथंबोर ऐतिहासिक पर्यटन है, क्योंकि यहाँ पर जोहर वगैरह हो रखा है राजस्थान का पहला। तो एक के अंदर तो एक है। दूसरा है धार्मिक पर्यटन, इनमें से आप कहेंगे सर जो धर्म से या जो धार्मिक पर्यटन है वो है आपके देलवाड़ा, वो कौन सा है, याद रखिएगा देलवाड़ा। अब प्राकृतिक या प्रकृति का नज़ारा गणेश्वर में दिखेगा या ताल छापर में, आप कहेंगे सर ताल छापर अभयारण्य है और वहाँ पर प्रकृति का नज़ारा ही अलग है, मतलब ये कौन सा है,
तालछापर ये एक प्राकृतिक पर्यटन है, जबकि गणेश्वर एक सभ्यता जो सीकर के अंदर है ये पुरातात्विक पर्यटन स्थल है। देखिए पूछने का तरीका देखिए, एक तरफ पर्यटन की प्रकृति दी और एक तरफ पर्यटन के स्थल दिए और कहा कौन सा पर्यटन स्थल किस प्रकृति का है। तो रणथंभौर ऐतिहासिक, गणेश्वर पुरातात्विक, ये देलवाड़ा धार्मिक और तालछापर कौन सा हो गया, प्राकृतिक पर्यटन। ये तो यहाँ पर जो ऑप्शन है एक के अंदर ए है, धार्मिक पर्यटन में देलवाड़ा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। तो ये था आज का हमारा सेशन, जिसके अंदर 25 क्वेश्चनों को लेकर हमने चर्चा की। महत्वपूर्ण यही क्वेश्चन थे, बाकी सब करंट से हैं और 18 का करंट आप क्या करेंगे, बाकी क्वेश्चन बहुत शानदार के थे। अच्छा, एक और विशेष बात आप अक्सर कमेंट करते हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप पूछ रहे थे कि सर 3rd ग्रेड जो शिक्षक है बैच के बारे में बताइए। तो ये है आपके रेट आपने हो गई है, अब है आपकी लड़ाई अंतिम युद्ध की, वो है आपके शिक्षक ग्रेड 3rd, जिसके अंदर राजस्थान ज्योग्राफी अर्थव्यवस्था, राजस्थान का इतिहास, राजस्थान कला संस्कृति, जिसमें आर्थिक समीक्षा और करंट, ये सारी चर्चा हम करेंगे आपसे मिलकर। ये है आपके ऑनलाइन कोर्स मात्र 800 रुपये का। यदि आप ऑफलाइन भी पढ़ना चाहते हैं तो कल यानी कि 3 अगस्त को शाम को 6 बजे कोटिल्य क्लासेस के जयपुर सेंटर पर सेमिनार है, आइए मिलकर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।